हाँ जी माय स्टूडेंट्स, तो स्वागत है आपका आज की क्लास में। और जैसे कि लास्ट लेक्चर में हम एन फैक्टर के बारे में पढ़ चुके थे, अब हम इस लेक्चर में स्टार्ट कर रहे हैं एक और टर्म से जो एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है नॉर्मेलिटी का, डेट इज इक्विवेलेंट मास। ठीक है, अब इक्विवेलेंट मास का मतलब क्या होता है सर? किसी भी सब्सटेंस का वो मास जो 8 ग्राम ऑक्सीजन या फिर 1 ग्राम हाइड्रोजन या 35.5 ग्राम ऑफ क्लोरीन या 108 ग्राम ऑफ सिल्वर के साथ क्या करता है? रिएक्ट करता है। सो इक्विवेलेंट मास ऑफ एनी सब्सटेंस, इक्विवेलेंट मास ऑफ any substance is the mass which reacts with with 1 gram hydrogen, 8 ग्राम ऑक्सीजन, 1 ग्राम हाइड्रोजन और लिख लेते हैं यहाँ पे 1 ग्राम हाइड्रोजन और 8 ग्राम ऑक्सीजन और 35.5 ग्राम क्लोरीन और 108 ग्राम सिल्वर, दैट इज Eg। ठीक है, सो किसी भी सब्सटेंस का वो मास जो रिएक्ट करेगा 1 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन, 8 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन और 35.5 ग्राम ऑफ क्लोरीन और 108 ग्राम ऑफ सिल्वर। ठीक है बेटा, अब बाय फॉर्मूला इसका कैसे आता है एक्सप्रेशन? सो इक्विवेलेंट मास इज इक्वल टू मोलर मास डिवाइडेड बाय एन फैक्टर। सो मोलर मास को जब आप एन फैक्टर से डिवाइड करते हो तो वो आपका क्या आता है? इक्विवेलेंट मास। किसी भी सब्सटेंस का जब मोलर मास आप डिवाइड करोगे उसके एन फैक्टर से तो आपको क्या मिल जाएगा? इक्विवेलेंट मास। ठीक है, जैसे एक एग्जांपल यहाँ पे करते हैं। अगर मैं आपसे पूछूं कैलकुलेट इक्विवेलेंट मास, calculate equivalent mass of the following. फर्स्ट, जैसे आपके पास H2SO4, सेकेंड HNO3, ठीक है बेटा, थर्ड NaOH, फोर्थ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो इन सब का आपने क्या कैलकुलेट करना है? इक्विवेलेंट मास। ठीक है, सो सबसे पहले हम ट्राई करते हैं H2SO4 का। सो इक्विवेलेंट मास, अच्छा मैं इक्विवेलेंट मास को इस तरीके से शॉर्ट फॉर्म में लिख सकता हूं, इक्विवेलेंट को EQ, इक्विवेलेंट मास ऑफ H2SO4 इज इक्वल टू, that is molar mass of H2SO4 divided by, बेटा किससे डिवाइड करोगे? that is n फैक्टर कितना होता है H2SO4 का? that is 2। सो यहाँ पे मोलर मास ऑफ H2SO4 आता है 98 डिवाइड बाय 2, तो आंसर आ जाएगा that is 49 ग्राम। ठीक है, अच्छा यूनिट इसकी पर एक आपकी आ जाएगी 49 ग्राम, तो ये आ जाएगा इक्विवेलेंट मास। ठीक है, तो ग्राम पर इक्विवेलेंट भी आप इसकी यूनिट लिख सकते हो। डन। सेकेंड, इक्विवेलेंट मास ऑफ, ये तो आप लोगों ने आंसर निकाल लिया होगा जल्दी से,
हाँ जी, HNO3 का बेटा इक्विवेलेंट मास कितना आता है, डेट इज मोलर मास ऑफ HNO3 डिवाइडेड बाय कितने H प्लस एन देगा 1, तो मोलर मास होता है HNO3 का 63, तो 63 डिवाइडेड बाय 1 क्या आ जाएगा बताओ बेटा, 63 ग्राम पर इक्विवेलेंट। ठीक है बेटा, सो इस तरीके से आप इक्विवेलेंट मास निकाल सकते हो। बाकी जो दो है आई होप आपने उनका भी निकाल लिया होगा, है ना, तो एक बार आप चेक कर लेना, मैं आंसर लिख देता हूं इक्विवेलेंट मास का। ठीक है, सो यहां पर थर्ड केस कहते हैं NaOH, इक्विवेलेंट मास ऑफ NaOH that is molar mass of NaOH divided by its n factor, तो कितने OH आयन रिलीज करता है 1, तो 40/1 कितना आ जाएगा 40 ग्राम पर इक्विवेलेंट। ठीक है बेटा, फोर्थ केस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, सो इक्विवेलेंट मास ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इज इक्वल टू मोलर मास ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड डिवाइडेड बाय कितने OH आयन रिलीज करेगा 2, और यहां पे आपके पास आंसर आता है 34 प्लस 40 74/2। ठीक है, तो यहां पे आएगा 37 ग्राम पर इक्विवेलेंट। ठीक है बेटा, सो इस तरीके से आपने 4 क्वेश्चन, कुछ एक दो और करवा देता हूं, है ना। फोर्थ क्वेश्चन लिखते हैं, कैलकुलेट इक्विवेलेंट मास ऑफ, जब फोर्थ तो हो गया, फिफ्थ जैसे आप यहाँ पे कैलकुलेट करके बताइए इक्विवेलेंट मास ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। पॉज कर लीजिए और क्वेश्चन लिखिए और ट्राई कीजिए और चेक कीजिए जब मैं सॉल्यूशन लिखाऊंगा कि आपने करेक्ट किए कि इनकरेक्ट किए हैं। ठीक है सर, और नेक्स्ट इज आपके पास यहाँ पे आता है MnO4 माइनस, ठीक है, इन एसिडिक मीडियम। ठीक है, सो जल्दी से अब आप ये नोट डाउन कर लीजिए, इसको पॉज कर लीजिए और जल्दी से सॉल्यूशन करना आप लोग स्टार्ट कीजिए। ठीक है, तो चलिए बेटा, ठीक है, सो यहां पर आप अगर कैल्शियम कार्बोनेट का कैलकुलेट करना चाहते हैं इक्विवेलेंट मास, फिफ्थ केस, सो इक्विवेलेंट मास ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट that is molar mass of calcium carbonate divided by कितना होता है बताओ बेटा, तो डिवाइडेड बाय आप करोगे इसका n फैक्टर, तो कैल्शियम कार्बोनेट का जो मोलर मास आता है वो आता है 100, n फैक्टर कितना आता है, तो कैल्शियम के ऊपर क्या चार्ज है +2, CO3 के ऊपर भी क्या चार्ज है -2, तो टोटल या तो पॉजिटिव चार्ज देखना है या नेगेटिव चार्ज देखना है, और यहां पर आपके पास आ जाएगा 2, तो आ जाएगा 50। अच्छा, लास्ट केस में ना मैं जब n फैक्टर करा रहा था वहां पे एक जगह जैसे एल्यूमिनियम Al2SO4 थ्राइस मैंने आपको क्वेश्चन कराया था, तो मैंने एल्यूमिनियम के ऊपर लिखा +3, SO4 के ऊपर लिखा -2। मैंने बोला कि कई केसेस में अगर आपके अलग अलग चार्जेस आते हैं आयंस के ऊपर, तो ऐसे में टोटल पॉजिटिव टोटल नेगेटिव निकालने का शॉर्टकट मेथड मैंने आपको ये बताया था कि जो कैटायन के ऊपर चार्ज है जो एनायन के ऊपर चार्ज है दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, वो भी n फैक्टर आ जाता है अगर डिफरेंट चार्जेस है। मान लो यहाँ +1 है और यहाँ -2 है, बट अगर दोनों जगह सेम चार्जेस है तब तो आपने या तो आइदर पॉजिटिव चार्ज लिखना है n फैक्टर या आइदर और आपने नेगेटिव चार्ज। ठीक है, नेक्स्ट सिक्स्थ केस आपके पास आता है यहाँ पे बेटा, दैट इज इक्विवेलेंट मास ऑफ, ठीक है, इक्विवेलेंट मास ऑफ MnO4 माइनस। अच्छा, अब मैंने मेंशन किया इन एसिडिक मीडियम, क्योंकि जब मैंने आपको n फैक्टर कराया था ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो MnO4 माइनस को उस टाइम मैंने बेसिक मीडियम में मैंने आपको बताया कि जो Cr2O7 2 माइनस है और बेटा जो MnO4 माइनस है ये एसिडिक मीडियम या बेसिक मीडियम में ही जनरली क्या शो करता है अपना ऑक्सीडाइजिंग नेचर।
तो अगर MnO4 माइनस एसिडिक मीडियम में है, सो इसका अगर मेरे को इक्विवेलेंट मास लिखना है तो वो किसके बराबर आ जाएगा, डेट इज मोलर मास ऑफ MnO4 माइनस डिवाइडेड बाय कितना आता है भाई एन फैक्टर इसका, अब वो मेरे को कैलकुलेट करना है, डिवाइडेड बाय इट्स एन फैक्टर। बट MnO4 माइनस का जो एन फैक्टर होता है मीडियम चेंज होने से चेंज हो जाता है, तो इन एसिडिक मीडियम MnO4 माइनस, ठीक है बेटा, तो जो MnO4 माइनस है एसिडिक मीडियम में किस में कन्वर्ट होता है, Mn2 प्लस में, ठीक है। और यहां पर आप टोटल ये कितने इलेक्ट्रॉन गेन करता है Mn2 प्लस में कन्वर्ट होने के लिए, 5 इलेक्ट्रॉन। So 1 mole of MnO4 minus gaining or accepting 5 mole of electrons to convert it into 1 mole of Mn2 plus. So यहां पर आपके पास जो इक्विवेलेंट मास आता है, जो इक्विवेलेंट मास आता है किसका, MnO4 माइनस का, वो कितना आ जाएगा, डेट इज मोलर मास ऑफ MnO4 माइनस डिवाइडेड बाय आपके पास कितना आ जाएगा सर, एन फैक्टर कितना आया इसका, कितने इलेक्ट्रॉन गेन किए, डेट इज 5। सो इस तरीके से आप इक्विवेलेंट मास निकाल सकते हो, ठीक है। सो नॉर्मेलिटी से रिलेटेड हमने पहली टर्मिनोलॉजी पढ़ी, डेट इज एन फैक्टर। दूसरी टर्मिनोलॉजी जो हमने पढ़ी डेट इज इक्विवेलेंट मास। अब थर्ड टर्मिनोलॉजी जो हम पढ़ते हैं डेट इज ग्राम इक्विवेलेंट्स, ठीक है बेटा, नोट इट डाउन काइंडली। चलिए अब हम यहां पर थर्ड टर्मिनोलॉजी के बारे में पढ़ते हैं, डेट इज ग्राम इक्विवेलेंट्स। अब जो ग्राम इक्विवेलेंट्स होते हैं ना बेटा, उसकी एनालॉजी आप मोल के साथ रिलेट कर सकते हो। जैसे मोल होता है गिवन मास बाय मोलर मास, उसी तरीके से आपका जो टर्म होता है दैट इज ग्राम इक्विवेलेंट, वो किसके बराबर होता है, गिवन मास बाय इक्विवेलेंट मास। So the third term to understand the normality is gram equivalents or number of equivalents. Gram equivalents or number of equivalents. ठीक है, ग्राम इक्विवेलेंट्स या नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स क्या होता है सर, उसको हम फॉर्मूला से समझते हैं। जैसे नंबर ऑफ मोल्स क्या होता है, अगर मेरे को कोई मास गिवन हो और मुझे किसी भी, जैसे फॉर एग्जांपल मेरे को सोडियम दे दिया, सोडियम का मेरे को कुछ एक्स मास दे दिया, उसके नंबर ऑफ मोल्स निकालने तो कैसे करेंगे, इट्स गिवन मास डिवाइडेड बाय इट्स मोलर मास, ठीक है बेटा। सो इसके एनालॉजी में नंबर ऑफ मोल्स के साथ रिलेट करता हूं। तो जैसे हम नंबर ऑफ मोल्स में पढ़ते थे गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास, ऐसे ही पढ़ते थे। तो जब हम डिस्कस करते हैं ग्राम इक्विवेलेंट, अच्छा ग्राम इक्विवेलेंट को GEQ भी लिख सकते हो आप, है ना, और इस तरीके से भी लिख सकते हो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स। सो ग्राम इक्विवेलेंट्स और नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स इज इक्वल टू गिवन मास ऑफ द सब्सटेंस, given mass of the substance, और उसकी यूनिट हम जनरली ग्राम में यूज करते हैं, डिवाइडेड बाय द इक्विवेलेंट मास ऑफ द सब्सटेंस, इक्विवेलेंट मास ऑफ द सब्सटेंस। ठीक है बेटा। सो यहां पर हमारे पास जो फॉर्मूला बनता है ग्राम इक्विवेलेंट्स इज इक्वल टू गिवन मास दैट इज W इन ग्राम डिवाइडेड बाय द मोलर मास दैट इज कैपिटल M, है ना। हम इसको, सॉरी माय मिस्टेक, गिवन मास डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट मास इन, तो इक्विवेलेंट मास का यूनिट क्या हो जाएगा, ग्राम पर इक्विवेलेंट। ये एक्सप्रेशन हमने यहां से ड्राइव किया, ठीक है। अच्छा अभी मैंने आपको बताया कि जो इक्विवेलेंट मास होता है वो किसके बराबर होता है, बताओ बेटा, डेट इज मोलर मास डिवाइडेड बाय एन फैक्टर।
सो पहले तो हमारे पास ग्राम इक्विवेलेंट का बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, दैट इज ग्राम इक्विवेलेंट इज इक्वल टू किसी भी सब्सटेंस का जो मास गिवन है उसको उसके इक्विवेलेंट मास से क्या कर दो, डिवाइड कर दो, वो उस सब्सटेंस का क्या हो जाता है, ग्राम इक्विवेलेंट्स आ जाते हैं या नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स आ जाते हैं। और हमें पता है इक्विवेलेंट मास होता है मोलर मास बाय एन फैक्टर। फिर जब मैं ग्राम इक्विवेलेंट एक्सप्रेशन में इस वैल्यू को पुट करता हूं, दैट इज गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास, है ना, जैसे इक्विवेलेंट मास होता है वैसे मोलर मास डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा सर, एन फैक्टर। ठीक है, और जब इसको रीअरेंज करोगे तो आपके पास एक्सप्रेशन आ गया ग्राम इक्विवेलेंट इज इक्वल टू एन फैक्टर इनटू गिवन मास ऑफ द सब्सटेंस डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ द सब्सटेंस। मोलर मास की यूनिट क्या आ जाएगी, ग्राम पर मोल। सो यहां से एक्सप्रेशन, अच्छा, और गिवन मास बाय मोलर मास किसके बराबर होता है, नंबर ऑफ मोल्स। सो यहाँ पे हमारे पास एक और एक्सप्रेशन आ गया, दैट इज ग्राम इक्विवेलेंस निकालने हो और किसी सब्सटेंस के अगर मेरे को नंबर ऑफ मोल्स पता है तो उस सब्सटेंस का अगर एन फैक्टर मुझे पता होगा तो मैं उसके गिवन नंबर ऑफ मोल्स में एन फैक्टर को मल्टीप्लाई कर दूंगा। ठीक है, सो यहां से काफी इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन हमारे पास आ जाते हैं इस टॉपिक से रिलेटेड। कुछ क्वेश्चंस करते हैं, ठीक है बेटा, तो इसको काइंडली आप नोट कर लीजिए। अच्छा बेटा, प्रॉपर नोट्स आप लोगों ने बनाने हैं, ठीक है। सो आप वीडियो पॉज कर सकते हैं और वीडियो पॉज करके आप कैलकुलेट कर सकते, ये इसको नोट डाउन कर सकते हैं। चलिए तो अब आगे बढ़ते हैं विद सम क्वेश्चंस, ठीक है। तो कुछ क्वेश्चंस के साथ अब हम आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट इसमें कुछ क्वेश्चंस करते हैं, जिस तरीके से हमने इक्विवेलेंट मास कैलकुलेट किया वैसे ही अब हम क्या कैलकुलेट करेंगे, दैट इज ग्राम इक्विवेलेंट्स, ठीक है। तो यहाँ पे अब हम कैलकुलेट करते हैं क्वेश्चन, एक एग्जांपल आपको देता हूं यहाँ पे, कैलकुलेट ग्राम इक्विवेलेंट्स फॉर द फॉलोइंग। ठीक है, फर्स्ट आपके पास यहाँ पे जैसे 10 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट, सेकंड आपके पास 28 ग्राम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, थर्ड, ठीक है। इस तरीके से आप क्वेश्चन यहाँ पे कर सकते हो। नेक्स्ट इज 29.5 ग्राम H2SO4, फोर्थ 0.1 मोल KMnO4, ठीक है। इसी तरीके से फिफ्थ, अगर आपसे कैलकुलेट 11.2 ml O2 at STP, ठीक है बेटा, इन न्यूट्रल और बेसिक मीडियम। जब भी आपको KMnO4 और K2Cr2 7 दिया जाएगा बेटा, सो आपको हमेशा मीडियम मेंशन होगा ही होगा, ठीक है। क्वेश्चन नोट डाउन कीजिए और अब हम ट्राई करते हैं इन क्वेश्चंस को। पहला 10 ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, सो ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट इज इक्वल टू इट्स मास डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट मास। और थोड़ी देर पहले मैंने इक्विवेलेंट मास आपको कैलकुलेट कराया है, कैल्शियम कार्बोनेट का होता है 50, तो 10/50 कितना आ जाएगा बेटा, 1/5, दैट इज 0.2 इक्विवेलेंट्स और ग्राम इक्विवेलेंट्स, ठीक है बेटा। सेकंड कैल्शियम हाइड्रोक्साइड,
तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के केस में भी जो ग्राम इक्विवेलेंट्स होंगे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के केस में, दैट इज गिवन मास बाय इक्विवेलेंट मास, है ना। तो इसका गिवन मास तो है अपने पास कितना 28, इक्विवेलेंट मास कैसे निकालेंगे, मोलर मास दैट इज 74 डिवाइडेड बाय n फैक्टर 2, तो इधर 2 हो जाएगा, 28 हो जाएगा डिवाइडेड बाय 74 हो जाएगा, ठीक है। तो इसको जब आप डिवाइड करोगे यहाँ पे तो ये तो कैंसिल हो जाएगा, 2 37 और 2 14 से, ठीक है। तो ग्राम इक्विवेलेंट्स आपके पास आ जाएंगे 28 डिवाइडेड बाय 37, ठीक है बेटा। और यहाँ पर अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो अप्रोक्सीमेटली 0.76 इक्विवेलेंट के आसपास आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट थर्ड 29.5, तो ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ H2SO4 कितना आएगा, कितना मास है भाई 29.5, फॉर्मूला आपको पता है गिवन मास बाय इक्विवेलेंट मास, तो H2SO4 का इक्विवेलेंट मास क्या होता है, इट्स मोलर मास डिवाइडेड बाय n फैक्टर। तो यहाँ पे जब आप सॉल्व करोगे बेटा तो आपका आंसर आ जाएगा 0.5 इक्विवेलेंट्स, ठीक है। सो इसको नोट कीजिए और इसके बेसिस पे अब हम नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन करते हैं, तो जल्दी से आप इसको नोट कीजिए बेटा, ठीक है। तो चलिए आप नेक्स्ट, आई होप आपने नोट कर लिया होगा, फोर्थ क्वेश्चन पे आते हैं। तो चलिए, अच्छा बेटा आप लोग जब भी लेक्चर देखे काइंडली उसके नोट्स भी बनाइए और फास्ट फॉरवर्ड करके, ऐसा नहीं कि हाँ भाई काम की चीज देखनी, काफी पॉइंट्स है जो रिलेटेबल है। जैसे इस वीडियो में जितना भी हमने ग्राम इक्विवेलेंट्स, इक्विवेलेंट मास किया उससे रिलेटेड क्वेश्चन, तो वो n फैक्टर से रिलेटेड है। n फैक्टर आपको लास्ट लेक्चर, जो लास्ट वीडियो लेक्चर है उसमें आपको समझ में आएगा, उसमें भी हर किसी कंपोनेंट का अलग अलग मेथड से हम n फैक्टर कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। सो आप डायरेक्टली किसी लेक्चर पे मत जाइए, कंप्लीट लेक्चर्स देखिए तभी आपको समझ में आएगा। 0.1 मोल KMnO4 सामने देख बेटा, इधर उधर नहीं। तो नेक्स्ट इज 0.1 मोल KMnO4। अब KMnO4 लिखो या MnO4 माइनस, ठीक है। तो KMnO4 होता है बेटा, तो इसमें जो K प्लस है उसकी उसमें कुछ चेंजेस नहीं आते, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में दोनों जगह वो सेम रहता है, इसलिए हम K प्लस को हटाते हैं और जितना प्लस चार्ज जाता है उतना ही माइनस चार्ज हम MnO4 के ऊपर लगा देते हैं। सो इन न्यूट्रल और बेसिक मीडियम, इन न्यूट्रल और बेसिक मीडियम MnO4 माइनस कन्वर्टेड इनटू Mn2 प्लस, और यहां पर फिर 5 इलेक्ट्रॉन ऐड हो जाते हैं। अब कुछ को आएगा सर 5 क्यों करते हैं, एक्चुअली Mn की इस कंपाउंड में ऑक्सीडेशन स्टेट आती है +7 और +7 से +2 जाता है। तो जब भी ऑक्सीडेशन स्टेट को बैलेंस करना होता है तो आप इलेक्ट्रॉन्स को ऐड करते हो उतने कि ताकि दोनों तरफ ऑक्सीडेशन स्टेट बराबर हो जाए, और उस साइड पे इलेक्ट्रॉन ऐड करोगे जहां ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा है, ठीक है बेटा। तो +7 +2, अब आप इलेक्ट्रॉन की हेल्प से आपको ऑक्सीडेशन स्टेट बैलेंस करनी है, इलेक्ट्रॉन मतलब माइनस चार्ज, तो आप इलेक्ट्रॉन को वहां ऐड करोगे हमेशा जहां ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा है, इतना ऐड करोगे ताकि दोनों तरफ वैल्यू बराबर हो जाए। तो 7 और 2 में कितने का डिफरेंस है 5, तो उतने इलेक्ट्रॉन आप ऐड कर दो। तो यहाँ पर मोल 5 इलेक्ट्रॉन आप ऐड कर रहे हो, तो n फैक्टर MnO4 माइनस का कितना आता है 5, ठीक है। सो आपको मोल गिवन है, आपको एक रिलेशन मैंने अभी कराया कि सर ग्राम इक्विवेलेंट इज इक्वल टू n फैक्टर इनटू नंबर ऑफ मोल्स। तो यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स, तो n फैक्टर कितना है 5, नंबर ऑफ मोल्स कितना आ गया 0.1, तो कितने ग्राम इक्विवेलेंट्स हो गए 0.5। कोई डाउट बेटा यहाँ पे होगा नहीं, वैसे फिर भी पूछना मेरा काम है। नेक्स्ट फिफ्थ 11.2 mlO2 एट STP, ठीक है सर। तो 11.2 mlO2 एट STP, अब जैसे ऑक्सीजन आ गया आपके पास, ठीक है, तो कहीं से इसकी प्रोडक्शन तो ही होगी, ठीक है। तो इसको थोड़ा, इसको क्वेश्चन को मैं ऐसे लिख देते 11.2 mlO2 प्रोड्यूस फ्रॉम
इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर, एट STP। ठीक है, तो इस तरीके से डिटेल में ज्यादा सही रहेगा। सो यहां पर हमें पता है कि सर वॉल्यूम के साथ कैसे रिलेट करेंगे, तो हमें तो ये पता है कि वॉल्यूम को मैं नंबर ऑफ मोल्स के साथ रिलेट कर सकता हूं, STP वाले को हमने पढ़ा है मोल कॉन्सेप्ट में। तो ग्राम इक्विवेलेंट इज इक्वल टू गिवन वॉल्यूम, ठीक है, इन ml डिवाइडेड बाय STP पे किससे डिवाइड करते हैं, 22,400। माय मिस्टेक सॉरी। तो हमें पता है ग्राम इक्विवेलेंट इज इक्वल टू n फैक्टर इनटू नंबर ऑफ मोल्स इनटू n। अच्छा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ O2 किसके बराबर आएगा STP पे, दैट इज वॉल्यूम इन ml, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ O2 डिवाइडेड बाय 22,400। सो वॉल्यूम हमें गिवन है 11.2, डी ml में है तो ml में लिखेंगे और नीचे डिवीजन में भी ml में। सो यहां पर जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी आपके पास 2000। ठीक है बेटा, तो 1/2000। सो आपके पास जो ग्राम इक्विवेलेंट आएगा, और जब भी ऑक्सीजन इलेक्ट्रोलिसिस से आप प्रोड्यूस करते हो वाटर से, एन फैक्टर हमेशा कितना आता है, 4। सो 4 इंटू 2 डिवाइडेड बाय 4 डिवाइडेड बाय 2000। ठीक है बेटा, और यहां पर जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा 0। इसको आप आंसर इस तरीके से लिख सकते हो साइंटिफिक नोटेशन के टर्म में, 2 इंटू 10⁻³ इक्विवेलेंट्स। ठीक है, सो इस तरीके से आप क्वेश्चन कर सकते हो। तो कई बारी अगर वॉल्यूम दे दी जाए किसी गैस की और किसी प्रोसेस से वो बन रही है, तो आप उसके पहले नंबर ऑफ मोल्स निकालिए, STP पे है, अच्छा STP बोला है, और ऐसे भी लिख सकते हैं, NTP भी बोल सकते हैं, तो द करेक्ट वे इज NTP। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ एट NTP। तो अगर NTP बोला है तो 22,400, STP लिखा तो 22,700। तो मैंने क्योंकि 11.2 लिया ताकि आपको आंसर इजीली समझ आ जाए, तो हम कंडीशन लेके चल रहे एट NTP। ठीक है बेटा, तो नोट कर लीजिए। सो आज की क्लास में हमने टॉपिक कवर किया, दैट इज इक्विवेलेंट मास एंड ग्राम इक्विवेलेंट्स, और नेक्स्ट लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे दैट इज नॉर्मेलिटी। थैंक यू सो मच।